सॉलिड स्टेट चैप्टर में आज जो हम पढ़ेंगे 3D क्यूबिक क्रिस्टल जो है आपके सिलेबस में सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक। तो इन तीनों क्यूबिक क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इन तीनों के बारे में जानेंगे। ये हर साल आपके बोर्ड में पूछा जाता है, हर बार कंपटीशन में पूछा जाता है। यही 3 क्यूबिक सेल है जो आपको पढ़ने हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यह है आपका 3D क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, ओके। आपको 3 क्यूबिक क्रिस्टल पढ़ने हैं, एक पढ़ने सिंपल क्यूबिक, एक पढ़ने बॉडी सेंटर और एक पढ़ने फेस सेंटर। ठीक है, हम जैसे जैसे बोलते जाएंगे आप क्या करोगे, अपने रूम को, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम को विजुअलाइज करते जाओगे, आपको समझ में आते जाएगा। ठीक है, सिंपल क्यूबिक का नाम है प्रिमिटिव सेल। ठीक है, या सिंपल क्यूबिक सेल या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सेल, सब एक ही चीज है। ठीक है, देखो अगर एटम का अरेंजमेंट इस तरह से हो कि एटम क्यूबिक के सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पर हो, सिर्फ कॉर्नर पर। ठीक है, तो टोटल 8 कॉर्नर है और 8 के 8 कॉर्नर पर एटम्स होंगे, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलेंगे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में होने चाहिए। अगर एटम, हम बात करें बीसीसी की, बॉडी सेंटर क्यूबिक की, ठीक है, बीसीसी। अगर एटम कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर में तो हो 8 एटम कॉर्नर में तो है, along with पूरे क्यूब के सेंटर में भी एक एटम हो, पूरे क्यूब के सेंटर में भी एक एटम हो, तो इस तरह के एटम के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर। ठीक है, थर्ड है फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर क्यूबिक में क्या होता है, एटम, देखो बेटा मैं आपको समझा रहा हूं कि कॉर्नर में तो होगा ही, एटम कॉर्नर में तो है ही, ठीक, along with, और साथ साथ क्या होता है, जैसे ये फेस आपको दिख रहा है ना, इस फेस के सेंटर में होगा, इस फेस के सेंटर में होगा, 6 फेस है, 6 फेस के सेंटर में होगा, एक इस तरफ एक आगे वाले फेस में। तो कॉर्नर में हो along with फेस के सेंटर में हो, तो कॉर्नर 8 और टोटल 6 फेस, तो टोटल एटम हो जाएंगे फेस सेंटर क्यूबिक में 14, बॉडी सेंटर क्यूबिक में 8 प्लस 1 9 और सिंपल क्यूबिक में 8। तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे 3D क्रिस्टल क्यूबिक सिस्टम का। देखो अब क्या है, ये जो हमने यूनिट सेल पढ़े हैं ना, इनमें हम ये सारे टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल, ये सारा टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले हैं, हर का अलग अलग होता है। तो ये क्या है पहले समझते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ये होता है बेटा कि एक पर्टिकुलर एटम से कितने एटम टच में हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं ये सेंटर एटम से 4 एटम टच हो रहे हैं, सट रहे हैं, टच हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। अगर मैं सेंटर एटम से 2 एटम टच करा रहा हूं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। तो वही बात करना है कि एक एटम से, जिस एटम की बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एटम से कितने एटम टच में हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब नेबरिंग एटम। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होता है बेटा, समझते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में। देखिए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में क्या है, अगर मान ले मैं इस यूनिट सेल, इस क्यूबिक की मैं डेंसिटी बात करूंगा, तो इसमें 8 एटम है, इसकी डेंसिटी अलग होगी। इसमें टोटल 9 एटम है, इसकी डेंसिटी अलग होगी। इसमें टोटल 14 एटम, इसकी डेंसिटी अलग होगी। मतलब उस क्यूब में एटम कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है उसकी डेंसिटी बताइए। डेंसिटी जैसे होता है पॉपुलेशन की डेंसिटी हम निकालते हैं, जस्ट लाइक दैट हम बात कर रहे हैं कि यूनिट सेल में कितना डेंसिटी होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, जेड। जेड मतलब कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। अगर मान ले उसमें कॉपर के एटम होंगे तो कॉपर का एटॉमिक मास। डेंसिटी इक्वल टू एक्चुअली होता है क्या, मास बाय वॉल्यूम ना। ठीक है, तो मास अगर हम लिखना है, एक एटम होंगे तो 1 इंटू एम, 2 एटम होंगे तो 2 इंटू एम, 3 एटम होंगे तो 3 इंटू देयर मास। तो वही जेड मतलब हो गया कितने एटम है और सबका मॉलिक्यूलर मास, डिवाइड बाय डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ द क्यूब आपको पता है ए क्यूब होता है, तो डिवाइड बाय ए क्यूब। ठीक है, ओके।
और इनटू एवोगैड्रोस नंबर किस लिए किए, क्योंकि बेटा हम लोग जो मास निकालेंगे एक एटम का, दो एटम का, हम आपको मोल कंसेप्ट में पढ़ाए थे कि वन एटम का मास क्या निकलता है एएमयू के फॉर्म में, और वन एएमयू क्या था बेटा, 1 by एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ पर एक एटम, दो एटम, तीन एटम ऐसे ही आएगा, तो उसका मास क्या हो गया एएमयू के फॉर्म में, तो दैट इज डिवाइड बाय एन। ठीक, अब ये 10⁻³ क्या है ये समझाते हैं। आपको जितना भी ए होगा 80% या 90% क्वेश्चंस में जो एज लेंथ ए है उसका वैल्यू होगा पिकोमीटर में, 10 पिकोमीटर। तो 10 पिकोमीटर को अगर हम देखो, और 1 पिकोमीटर क्या होता है बेटा, 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर होता है, या 10⁻10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो पिकोमीटर में क्या हम सेंटीमीटर बदलना है, 10⁻10 सेंटीमीटर। तो 10⁻10 का क्यूब, बिकॉज देयर इज ए क्यूब, तो हम डायरेक्ट लिख दिए 10⁻30, और ये जो आएगा बेटा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने पूरे जो ए था उसको सेंटीमीटर में ले आया, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में लाया, तो सेंटीमीटर क्यूब डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और ऊपर जब मैंने बोला कि 1 AMU को हमको ग्राम में चेंज करना होता है, तो 1 by एवोगैड्रोस नंबर ऑफ ग्राम, तो इसलिए न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका ग्राम। दिस इज द यूनिट, यूनिट भी याद रखना। ओके, और अगर बेटा आप कहे ना एमस्ट्रॉन्ग, नैनोमीटर में ए की वैल्यू दी रहेगी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप ये याद कर लो, Z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर, और ए की जो यूनिट होगी उस हिसाब से आप मीटर या सेंटीमीटर चेंज कर सकते हो। तो ये पूरा था डेंसिटी की कहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है एटम, द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ठीक है ना, हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम जितना जगह वो लिया है, इससे टोटल वॉल्यूम डिवाइड कर दो क्यूब का, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये अगर हम डिवाइड कर दिए तो आपको आ गया कितना स्पेस लिया है फ्रैक्शन में, और अगर निकालना है एफिशिएंसी तो 100 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। और अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन विल कम ऑन पॉइंट, ये पॉइंट्स में आएंगे इसकी वैल्यू, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, और पैकिंग एफिशिएंसी 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज में आ जाएंगे। तो ये जो तीन टर्म थे, कोऑर्डिनेशन नंबर, डेंसिटी एंड पैकिंग इफिशियंसी, ये तीनों टर्म हम यूज करने वाले हैं अभी जस्ट आगे के स्लाइड्स में। अब तो सबसे पहला क्यूबिक क्रिस्टल हमें पढ़ना है, वो है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल जिसको बोलते हैं एससीसी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि एससीसी में एटम का अरेंजमेंट सिर्फ कॉर्नर पर होता है, सिर्फ कॉर्नर पे। तो देयर आर टोटल 8 एटम्स, टोटल 8 एटम्स होंगे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं बेटा, ये जो डिस्टेंस ए है ना, ध्यान दो, ये ए, और हर एटम का एक मैंने आपको बताया था फिक्स रेडियस होगा आर। ए और आर में क्या डिफरेंस है, ध्यान देना, मैं इसको बना रहा हूं, इस चीज को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। देखो, ये जो एक फेस है ना, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान दो। एक एटम ऐसे है, एक एटम ऐसे है, एक एटम ऐसे है, ये एटम ऐसे है। अब मैं इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं, एक एटम ऐसे है और एक एटम ऐसे है। दिस इज एज ए, दिस इज आर, दिस इज आर, तो हम बोल सकते हैं एज लेंथ ए इक्वल टू 2r। और अगर आपको रेडियस पूछा जाए कि बताओ रेडियस क्या होगा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का, तो आपको एज लेंथ ए तो दिया रहता है, दैट इज a/2 इज इक्वल टू r। देखो, अब हम बात करने वाले हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, या नेट एटम कितने क्यूब में कंट्रीब्यूशन हो रहे, नेट एटम कितने क्यूब में कंट्रीब्यूशन हो रहे। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको बताया था ना, हर एटम
कॉर्नर वाला एटम अपना 1/8 पार्ट, बताया था आपको, कॉर्नर एटम 1/8 पार्ट क्यूब को देता है। So there are total 8 atom which are in corner. यहाँ देखो, there are total 8 atom in corner and each atom contribute 1/8 part. So effective number of atom which is denoted by Z is equal to 1. तो मतलब ये है कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में एक ही एटम पूरे क्यूब में होता है, जैसा उसका अरेंजमेंट है सब मिला करके समझो, एक एटम डाल दो या कॉर्नर में 8 एटम डाल दो, दोनों सेम जगह लेगा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा पैकिंग इफिशियंसी, मतलब वही पैकिंग फ्रैक्शन अगर पॉइंट के फॉर्म में है और परसेंटेज में तो पैकिंग इफिशियंसी, कितना जगह, कितना इफिशियंसी है एससीसी का, कितना जगह क्यूब ने पूरे एटम ने पूरे क्यूब में ले रखा है। तो इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना है? 1। वॉल्यूम ऑफ एक एटम और उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। डिवाइड बाई ए क्यूब था ना बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ए को हमने क्या लिखा? 2r, तो इसलिए a इक्वल टू 2r का क्यूब। जब इसको सॉल्व करेंगे तो r क्यूब कट जाएगा, 4 3 पाई 2 का क्यूब 8, ऑल आर कांस्टेंट। व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट 52.3%। तो आज के बाद ये याद होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में 52.3 स्पेस जो है वो क्यूब लेता है, 52.3% स्पेस। अब बात करते हैं डेंसिटी की, तो फॉर्मूला बताया Z इंटू एम बाई एवोगैड्रोस नंबर इंटू एन क्यूब। तो Z हो जाएगा यहाँ 1, जो भी एटम होगा उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, और A आपको दिया रहेगा उसका क्यूब, जो यूनिट रहेगा उसको आप कन्वर्ट कर देना। अगर मीटर क्यूब में होगा तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, और अगर सेंटीमीटर क्यूब रहा तो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना A को, याद से। द लास्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम, मतलब कौन कितने एटम टच कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एटम में, उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो याद रखना सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। ठीक है, ओके। इस 6 को विजुलाइज करना बेटा, एकदम विजुलाइजेशन। हम बात करें इस एटम की, ये एटम इसके साथ टच है, ये एटम इसके साथ टच है, ये एटम इसके साथ टच में है। अभी मैंने डायग्राम एक बनाया था, ठीक है, 3 तो दिख गया। सपोज दैट इधर भी एक क्यूब होता तो इसके साथ भी टच होगा, पीछे एक क्यूब होगा तो इधर भी टच होगा, और ऊपर एक क्यूब होगा तो ऊपर भी एक एटम के साथ वो टच करेगा। तो हो जाएगा 1, ये पीछे वाला 2, एक ऊपर 3, एक 4, एक 5 और एक 6। तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया है 6। ये विजुलाइज हुआ सबको? यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिखा है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में आया तो आएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है उसमें अगर हम बात करेंगे, पूछा जाएगा नंबर ऑफ नेबरिंग एटम, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। ठीक है, आपको कभी क्वेश्चंस आएगा कैलकुलेट द, हमेशा यही क्वेश्चंस आता है, नियरेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, नियरेस्ट डिस्टेंस इन एससीसी। तो आपको ये समझना है कि नियरेस्ट डिस्टेंस इन एससीसी क्या होता है? ए होता है या फिर 2r होता है। आपको r दिया रहेगा तो a इक्वल टू 2r निकाल देना, अगर a दिया रहेगा तो डायरेक्ट a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो नियरेस्ट डिस्टेंस इन एससीसी a होगा। ये नेक्स्ट नियरेस्ट क्या होता है? नेक्स्ट पावर 1 का मतलब हुआ नेक्स्ट नियरेस्ट क्या होता है? एक क्यूब और बगल वाले क्यूब के बीच का डिस्टेंस ये होता है √2a, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। ठीक है, अब ये कहां से आया? विजुलाइज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बस याद रखना है कि नियरेस्ट डिस्टेंस a और नेक्स्ट टू नियरेस्ट √2a, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12। नेक्स्ट हमारा है बेटा क्यूबिक सेल, जिसके बारे में पढ़ना है, बॉडी सेंटर क्यूबिक, जिसको हम बोलते हैं BCC। ठीक है, ओके। देखो बॉडी सेंटर क्यूबिक में क्या हो रहा है कि जो क्यूब के कॉर्नर में एटम आ रहे हैं, ठीक है, क्यूब के एटम कॉर्नर में आ रहे हैं, ठीक है,
यहां तक तो ठीक है, कॉर्नर में आ रहे हैं। along with one atom are present at the center of cube, एक एटम जो है क्यूब के सेंटर में होंगे, एक एटम। ठीक है, सारा एटम सेम है, जितना भी एटम आज के बाद बनाऊंगा सबका रेडियस सेम है यार। वो तो मैंने जानबूझ के बड़ा सा बना दिया ताकि आपको, मेरे पास जगह था, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर एक सेंटर में होगा। ठीक है, ओके। अब समझिए, अब बेटा देखो, अब अपने रूम को विजुलाइज करो। जैसे ये कॉर्नर है, आपके रूम का एक कॉर्नर, और आपके रूम का ये कॉर्नर, इस दोनों को जब हम मिलाएंगे ना तो वो रूम के बीचों बीच पास करेगा। तो इसको हम बोलेंगे, रूम के बीचों बीच जो पास कर रहा है डायगोनल जो है, इसको हम बोलेंगे बॉडी डायगोनल। दिस इज पास फ्रॉम द वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर विथ along with the center of the room। अगर सेंटर ऑफ द रूम से पास कर रहा है तो इसको बोलेंगे बॉडी डायगोनल। इसको विजुलाइज करो पहले। देखो, कोई भी क्यूब का जो साइड एक एज है वो लेंथ ए है, ये एज लेंथ ए है, और इस दोनों का डायगोनल जो फेस डायगोनल होगा वो होगा √2a। अब फेस डायगोनल √2a, ये भी लेंथ ए, तो इस दोनों का हम निकालेंगे रूट अंडर √2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो हो जाएगा √3a। आ रहा समझ में? तो ये हो जाएगा √3a। तो अब ये समझ में आ गया, बॉडी डायगोनल जो होगा √3a होगा। यहां तक तो ठीक है। ये है आपका √3a। ठीक है, यहां से यहां तक डिस्टेंस बॉडी डायगोनल। अब देखो, यहाँ एटम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि √3a में कितने एटम्स होंगे। ठीक है, ये क्यूब है। ठीक है, यहाँ एक एटम था, एक सेंटर में एटम है, और एक यहाँ एटम है। तो ये तीनों एटम टच करेंगे, तीनों टच करेंगे। तो इसी को मैं बना रहा हूं, एक सेंटर में एटम है, एक इस तरफ एटम है, और एक इस तरफ एटम है। तो ये हो गया बेटा R और R, ये हो गया R, ये हो गया R। तो हो गया √3a = 4R। ये एक रिलेशन। अब बेटा बात देखो बेटा, अब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। सारे एटम कॉर्नर में होंगे और एक बीच में होगा, और वो बीच वाला एटम इस तरह से अरेंज होगा कि ये 8 के 8 एटम से टच कर रहा है। जैसे मैंने आपको एक बॉडी डायग्राम में बता दिया, तीनों टच कर रहा है, उसी तरह ये एटम सबके साथ टच करेगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8, क्योंकि 8 कॉर्नर से वो टच कर रहा है। अब हम बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की, कितना जगह लिया है। ठीक है, तो Z जितना एटम होगा इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो Z कितना हो जाएगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। अच्छा हाँ, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की बात करें, देखो 8 कॉर्नर में है, तो 8 × 1/8, यहां तक तो ठीक है, जो हमने सिंपल क्यूबिक में देखा था। along with, इंपॉर्टेंट है, एक एटम सेंटर में था जो किसी के साथ शेयर नहीं किया, पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन क्यूब में दे दिया। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इफेक्टिवली बीसीसी में कितने हो गए, 2 हो गए। तो Z = BCC 2 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे तो Z × वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय a क्यूब। तो Z कितना है, 2, वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3π³ फिक्स है, डिवाइड बाय a क्यूब। अभी आपको बताया √3a = 4R। तो a = क्या हो जाएगा, 4R/√3। तो यहाँ a³ हो जाएगा, तो 4R/√3 का क्यूब। अब डेफिनेटली ये SCC से ज्यादा एटम है, तो ये जो जगह लेगा वो SCC से भी ज्यादा होगा। वो 52% ले रहा था, ये 68% ले रहा है। और डेंसिटी का फॉर्मूला उसी तरह Z × m/a³ एवोगैड्रोस नंबर, और Z की वैल्यू 2 होगी। तो इसमें डिफरेंस क्या था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। √3a = 4R में डिफरेंस था, पैकिंग फ्रैक्शन में डिफरेंस था, कोऑर्डिनेशन नंबर में डिफरेंस था। तो ये था बेटा बॉडी सेंटर क्यूबिक, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें ही बेटा अगर नियरेस्ट एटम की बात करेंगे तो देखो, नियरेस्ट एटम देखो क्या, √3a = 4R है। ठीक है,
जब यहाँ पर एक एटम था और एक एटम यहाँ टच किया, एक यहाँ टच किया, तो ये सेंटर एटम और ये मेरा नियरेस्ट हो जाएगा। तो ये आर आर, इसको मान लो या इधर मान लो, एक ही बात है। तो 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a/2। तो √3a/2 नियरेस्ट है, आया हुआ क्वेश्चन से बता रहा हूँ, नियरेस्ट हमेशा पूछा जाता है, एकदम पूछा जाता है, याद रखना। तो √3a/2 मतलब 2r की वैल्यू, जहां नियरेस्ट आया ना आपको 2r की वैल्यू निकालनी, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, बीसीसी हो या एफसीसी, अभी हम आगे पढ़ाएंगे, 2r की वैल्यू निकालना पड़ता है। तो 2r इक्वल टू √3a/2। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी बता दिया 8। नेक्स्ट नियरेस्ट a होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर इसके 6 होंगे, ठीक है। देखो बेटा, अब है फेस सेंटर क्यूबिक, जिसको हम बोलते हैं एफसीसी। एटम्स कहाँ होंगे, कॉर्नर पर होंगे और फेस के सेंटर में होंगे, ये फेस के सेंटर में होंगे, ठीक है। टोटल 6 फेसेस हैं, आगे फर्स्ट, फ्रंट, बैक और 4 ऊपर नीचे चारों तरफ। तो टोटल एटम हो जाएंगे 8 + 6, लेकिन इफेक्टिव अलग चीज है। देखो, इफेक्टिव एटम मतलब नेट, और टोटल मतलब थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो उसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो टोटल एटम और इफेक्टिव में कंफ्यूजन मत कर देना, जब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टोटल हो गया 14। बात करते इफेक्टिव की। देखो बेटा, हम इसकी बात करेंगे, सिर्फ इसकी ध्यान देना, ठीक है। देखो, ये कॉर्नर पर है, ये कॉर्नर पर है, ये कॉर्नर पर है, ये कॉर्नर पर है और एक फेस के सेंटर पे है। अब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। ओके, एक एटम इस तरफ है, एक एटम ऐसे है और एक एटम ऐसे है, ठीक है। ओके, अब देखो बेटा क्या है, देखो बेटा, यहाँ पर क्या है समझना, ये है मेरा लेंथ ए, ये लेंथ है ए, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, √2a। उसी तरह मेरा ये है ए, ये भी है ए, ये भी था ए, तो उसी तरह से ये कितना हो जाएगा, √2a। तो इसका मतलब बेटा देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ इस फेस की, तो ये जो फेस का डायगोनल है √2a हो जाएगा, ए या ए √2a, क्योंकि ये सारा एंगल 90 डिग्री है, क्यूब है। तो हम बोल, अब देखो एटम जब हमने ऐसे बनाया तो फिर उसी तरह ये आर और ये फिर से आर, तो 4r इक्वल टू क्या हो गया, √2a। इसका रिलेशन है 4r इक्वल टू √2a। अब बात करते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर समझना अच्छे से। इस फेस के सेंटर एटम, जो फेस सेंटर में इसकी बात कर रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है कि ये एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, ये चारों एटम से जुड़ा हुआ, तो ये 4 एटम से तो टच में है, 1 2 3 4, जब ये दोनों होगा तो ये दोनों भी होगा, दूर बना हुआ है। अलोंग विथ ये, समझो, ये जो फेस सेंटर में ऊपर में है, नीचे में है, फ्रंट फेज में है और बैक फेज में है, उससे भी टच, 1 2 3 4, इस चारों के साथ, क्योंकि ये बड़ा एटम है ना, ऐसे है, तो ये इसके साथ भी टच में है चारों के साथ, और इधर चारों के साथ भी टच है। बगल का जो क्यूब होगा उसके भी जो फेस में चारों में होंगे तो उसके साथ भी ये टच होंगे। तो ये 4 4 8 4 या 12 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसके 12 होते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो बात करें भाई डेंसिटी की, तो Z इंटू एम बाई एवोगैड्रोस नंबर इंटू ए क्यूब, और यहाँ पर Z की वैल्यू क्या हो जाएगी। अच्छा, Z की क्या वैल्यू होगी मैं आपको डिस्कस करता हूँ, भूल गया था। देखो बेटा, कॉर्नर में एटम है तो 8 एटम कॉर्नर में है, जिसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8, यहां तक तो क्लियर है। 6 एटम फेस के सेंटर में है और हर एटम हाफ कंट्रीब्यूशन करेगा, ये मैंने आपको कल बताया था कि फेस के सेंटर के एटम हाफ कंट्रीब्यूशन करेंगे एक क्यूब में, हाफ कंट्रीब्यूशन करेंगे, हाफ इधर और हाफ दूसरे क्यूब में। तो ये टोटल क्या हो जाएंगे, 8 × 1/8 1 प्लस
6 इंटू 1/2 3, तो टोटल 4 एटम हो जाएंगे, जिसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 होंगे कॉर्नर के कारण और 3 होंगे फेस सेंटर के कारण। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। पैकिंग फ्रैक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 एटम, देखो वही है जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय ए क्यूब, ठीक है। तो z हो जाएगा 4, वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब। यहाँ पर आपने ए क्यूब क्या निकाला? √2a इक्वल टू 4r, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4r बाई √2 का क्यूब। तो वही चीज लिखा हुआ है 4r बाई √2 का क्यूब, इसको सॉल्व किया गया आराम से, तो पूरा आया 74%। तो डेफिनेटली इसमें एटम ज्यादा है तो जगह भी ज्यादा लेगा ये, तो इसलिए 74% स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, इसमें भी नियरेस्ट एटम क्या हो जाएगा, आपको भी बताया कि 4r इक्वल टू √2a, तो 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2a/2, और √2a/2 को लिख सकते हैं a/√2, नीचे 2 को √2 इंटू √2 कैंसिल हो गया तो a/√2, ये सिर्फ दिमाग लगा दिया, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है, आप √2a/2 भी लिख दोगे तो भी चलेगा। और नेक्स्ट नियरेस्ट के लिए क्या हो जाएगा? ये a हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट का भी बता दिया 12, नेक्स्ट नियरेस्ट का 6। बेटा आपका क्वेश्चन ये था एक इसी से रिलेटेड कि अगर एटम A present in the corner of the cube and atom B are present at the face center of the cube, then what is the formula of the molecule in a cube? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो क्या करना है आपको, बस है ना बताना है कौन सा एटम कहां पर है, एटम A की जानकारी लेना है। एटम A कितने कॉर्नर पर है? कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। हर एटम क्यूब में कितना कंट्रीब्यूशन करेगा? 1/8, तो 1। तो एटम ए जो हो गया वो 1 हो गया। आई रिपीट, एटम ए कॉर्नर में है, कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं, और हर कॉर्नर क्यूब में कितना कंट्रीब्यूशन करेगा? 1/8 करेगा। तो ले देखिए इफेक्टिव नंबर ऑफ ए कितने हो गए? 1 हो गए। एटम बी की बात कर रहे हैं, एटम बी कहां पर है? फेस के सेंटर पर है, तो फेस के सेंटर 6 होते हैं, जिसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है क्यूब में, जिसकी वैल्यू होती है 3। तो बी कितना हो गया? 3 हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया? AB3। आया समझ?